कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां हम एक स्कूल के क्लासरूम में कुछ बच्चों को देखते हैं। टीचर सभी बच्चों से उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। हर बच्चा अपने अपने सपनों और प्लान्स के बारे में बताता है। इसके बाद बारी आती है रीड नाम के एक बच्चे की, जो पढ़ाई में बेहद इंटेलिजेंट था। वह अपने टीचर और क्लास में मौजूद बच्चों को बताता है कि वह एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा है जो कुछ ही सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। रीड बताता है कि वह भविष्य में इसी मशीन को और बेहतर बनाना चाहता है और उसने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर दिया है। रीड की ये बातें सुनकर क्लास में मौजूद सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि टीचर को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद रीड सबके साथ मजाक कर रहा है। इसी वजह से टीचर उसे डांटकर वापस अपनी सीट पर बैठा देते हैं। उसी क्लास में हमें बेन नाम का एक और लड़का दिखाई देता है, जो रीड के इस प्लान को लेकर बेहद एक्साइटेड था। उसे रीड पर पूरा भरोसा था और उसे लगता था कि शायद रीड सच में ऐसा कोई टेलीपोर्ट बना सकता है जिसकी मदद से किसी भी चीज को कुछ ही पलों में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। धीरे धीरे बेन को भी रीड के इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी होने लगती है। उसी रात हम रीड को एक पुराने जंकयार्ड में देखते हैं, जहां वह एक इलेक्ट्रिक कन्वर्टर चुराने के लिए गया हुआ था। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो जंकयार्ड किसी और का नहीं बल्कि बेन के पिता का ही है। तभी बेन रीड को वहां देख लेता है। इस दौरान रीड बेन को अपना पूरा प्लान बताता है। उसका ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस भविष्य में पूरी इंसानियत के काम आएगा। बेन को पहले से ही उसके इस प्रोजेक्ट में रुचि थी। इसी वजह से रीड के एक बार कहने पर ही बेन उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी ऐसी साइंटिफिक चीजों में काफी इंटरेस्ट था। अब रीड और बेन दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। इसी तरह काम करते करते उन्हें पूरे 7 साल गुजर जाते हैं। इस दौरान वे उस मशीन का एक प्रोटोटाइप भी तैयार कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में उसे पूरी तरह एक टेलीपोर्ट मशीन में बदलने वाले थे। लेकिन उससे पहले वे दोनों एक साइंस एग्जीबिशन में जाते हैं, जहां वे अपनी मशीन की प्रदर्शनी लगाते हैं ताकि वहां मौजूद साइंटिस्ट्स उनके प्रोजेक्ट को देख सकें। इस दौरान रीड और बेन वहां आए लोगों को अपनी टेलीपोर्ट मशीन की खूबियों के बारे में बताते हैं। फिर वे एक डमी हेलीकॉप्टर को अपनी मशीन की मदद से दूसरी डायमेंशन में भेज देते हैं। लेकिन वहां मौजूद लोगों और साइंटिस्ट्स को लगता है कि ये सब कोई ट्रिक है, असली साइंस नहीं। इसी वजह से रीड और बेन को उनके प्रोजेक्ट समेत उस साइंस एग्जीबिशन से बाहर कर दिया जाता है। ये सब देखकर दोनों काफी उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके प्रोजेक्ट में अभी भी कोई कमी बाकी है। तभी वहां फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, जो उनकी मशीन की तारीफ करने लगते हैं। फ्रैंकलिन बताते हैं कि वह भी इसी तरह की एक टेलीपोर्टिंग मशीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसे बनाने में काफी समय लग रहा है। रीड और बेन की मशीन देखकर फ्रैंकलिन समझ जाते हैं कि दोनों बेहद इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कम उम्र में लगभग एक टेलीपोर्ट मशीन तैयार कर ली थी। डॉक्टर फ्रैंकलिन के साथ उनकी स्टूडेंट सुसैन भी वहां मौजूद होती है। वह भी रीड और बेन का ये कारनामा देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद फ्रैंकलिन उनकी मशीन की एक बड़ी कमी बताते हैं। वह कहते हैं कि जब भी वे किसी चीज को दूसरी दुनिया में भेजते हैं तो वह वापस लौट कर नहीं आती, इसलिए उन्हें इस समस्या का हल ढूंढना होगा ताकि भेजी गई चीज वापस इसी दुनिया में लौट सके। फ्रैंकलिन बताते हैं कि अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो गए तो वे साइंस की दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। डॉक्टर फ्रैंकलिन, रीड और बेन दोनों से बेहद प्रभावित होते हैं। इसी कारण वे दोनों को अपने इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं ताकि वे वहीं रहकर अपनी मशीन पर काम कर सकें। इतने बड़े इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप मिलने की वजह से रीड और बेन बेहद खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे अपनी मशीन को आसानी से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वहां उन्हें बड़े बड़े साइंटिस्ट्स का गाइडेंस मिलने वाला था। इसके बाद रीड और बेन उस इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं और अपनी टेलीपोर्ट मशीन को पूरा करने का काम शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि रीड धीरे धीरे सुसैन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब वह उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है और उससे प्यार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी इंस्टीट्यूट के कुछ बोर्ड मेंबर्स दिखाई देते हैं, जो एक मीटिंग कर रहे होते हैं। इस दौरान डॉक्टर फ्रैंकलिन भी वहां मौजूद होते हैं। डॉक्टर फ्रैंकलिन सभी बोर्ड मेंबर्स से कहते हैं कि अगर उन्हें टेलीपोर्टिंग प्रोजेक्ट को पूरी तरह सफल बनाना है तो उन्हें विक्टर को वापस बुलाना होगा। विक्टर उस इंस्टीट्यूट का पुराना स्टूडेंट था, जो बेहद इंटेलिजेंट माना जाता था। वह पहले भी इसी टेलीपोर्टिंग मशीन प्रोजेक्ट पर काम कर चुका था और डॉक्टर फ्रैंकलिन का मानना था कि मशीन को पूरा करने में सबसे ज्यादा मदद वही कर सकता है। लेकिन किसी पुराने झगड़े की वजह से विक्टर काफी समय पहले इंस्टीट्यूट छोड़कर चला गया था। इसीलिए डॉक्टर फ्रैंकलिन बोर्ड मेंबर्स को समझाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द विक्टर को वापस लाना होगा। बोर्ड मेंबर्स भी उनकी बात मान जाते हैं और आखिरकार विक्टर को दोबारा उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए मना लिया जाता है। अब विक्टर भी उसी टीम का हिस्सा बन चुका था जिसमें रीड और बेन पहले से मौजूद थे। इसी टीम में हमें जोनी भी दिखाई देता है, जो सुसैन का भाई था। अब ये सभी लोग मिलकर उस टेलीपोर्टिंग मशीन प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। वे दिन रात उसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने में जुट जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद आखिरकार वे लोग उस मशीन को पूरी तरह तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं। अब बारी थी उसकी टेस्टिंग की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मशीन किसी चीज को दूसरी दुनिया में भेजने के बाद उसे वापस भी ला सकती है या नहीं। अगर ऐसा हो जाता तो यह मशीन पूरी तरह सफल मानी जाती। इसके बाद टेस्टिंग शुरू की जाती है और एक चिंपैंजी को उस टेलीपोर्ट मशीन के जरिए दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। कुछ ही देर बाद उस चिंपैंजी को सही सलामत वापस पृथ्वी पर भी ले आया जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। जिन साइंटिस्ट्स ने इस मशीन को बनाने में मदद की थी, वे सब अपनी इस कामयाबी पर जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मशीन बना ली थी जो पूरी मानवता के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। इसके बाद उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर एलन वहां मौजूद सभी लोगों से कहते हैं कि अब इस मशीन की टेस्टिंग नासा द्वारा कराई जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई इंसान भी इस मशीन के जरिए दूसरी दुनिया में जाकर सुरक्षित वापस लौट सकता है या नहीं। डॉक्टर एलन चाहते थे कि इस ह्यूमन टेस्टिंग की जिम्मेदारी नासा को दी जाए, लेकिन ये बात सुनकर रीड, बेन, जोनी और बाकी टीम काफी निराश हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का सारा क्रेडिट अब
नासा ले जाएगा। वे लोग नहीं चाहते थे कि उनसे पहले कोई और उस मशीन के जरिए दूसरी दुनिया में जाए, क्योंकि असली इन्वेंटर वही थे। वे चाहते थे कि इतिहास में सबसे पहले उन्हीं का नाम दर्ज हो जो दूसरी दुनिया में जाकर सुरक्षित वापस लौटे। इसी वजह से वे डॉक्टर एलन से इजाजत मांगते हैं कि इस ह्यूमन टेस्टिंग को वही लोग खुद अंजाम देंगे। डॉक्टर एलन आखिरकार उन्हें इसकी अनुमति दे देते हैं। इसके बाद जोनी, विक्टर, रीड और बेन चारों उस टेलीपोर्ट मशीन के जरिए दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं सुसैन इंस्टीट्यूट में रहकर उन चारों को मॉनिटर करने वाली थी। कुछ ही देर बाद वे चारों उस मशीन के जरिए एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। उस दुनिया का नाम था प्लेनेट जीरो। प्लेनेट जीरो पर पहुंचते ही चारों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी। वहां का माहौल, वहां की जमीन और वहां की अजीब चीजें देखकर वे सब दंग रह जाते हैं। अब वे लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी विक्टर को पास ही हरे रंग का एक अजीब लावा दिखाई देता है। उत्सुकता में वह उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही विक्टर उस लावा को छूता है, वहां एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उस धमाके से सभी बुरी तरह डर जाते हैं और उसी दौरान विक्टर सीधे उस लावा में जाकर गिर पड़ता है। अपने साथी को इस हालत में देखकर रीड, बेन और जोनी पूरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि विक्टर अब मर चुका है। डर के मारे वे तीनों तुरंत वापस टेलीपोर्ट मशीन की तरफ भागने लगते हैं ताकि सुसैन उन्हें दोबारा पृथ्वी पर वापस बुला सके। इधर सुसैन भी उन तीनों को वापस लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन प्लेनेट जीरो पर हुए उस धमाके का असर पृथ्वी पर भी पड़ता है। जिस लैब में सुसैन मशीन को मॉनिटर कर रही थी, वहां भी एक भयानक विस्फोट हो जाता है। असल में टेलीपोर्ट का गेट अभी भी खुला हुआ था, जिसकी वजह से प्लेनेट जीरो की ऊर्जा सीधे पृथ्वी तक पहुंच गई थी। उस विस्फोट की वजह से पूरा इंस्टीट्यूट लगभग तबाह हो जाता है। हालांकि इस सबके बीच सुसैन किसी तरह अपने बाकी तीनों साथियों को सुरक्षित वापस पृथ्वी पर ले आती है। लेकिन प्लेनेट जीरो से लौटने के बाद उन तीनों की बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं। असल में ये सब प्लेनेट जीरो के एटमॉस्फेयर का असर था। वहां की ऊर्जा ने उनकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह बदल दिया था। उनका डीएनए अब पहले जैसा नहीं रहा था। इसी वजह से उन तीनों के अंदर अनजानी और खतरनाक सुपर पावर्स आ चुकी थीं। अब वे आम इंसान नहीं रहे थे। सबसे पहले हमें रीड दिखाई देता है, जिसे बांध कर रखा गया था। उसकी बॉडी अब पूरी तरह रबर जैसी बन चुकी थी। वह अपनी बॉडी को जितना चाहे उतना खींच सकता था। उसकी पूरी बॉडी बेहद फ्लेक्सिबल हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सुसैन को दिखाया जाता है, जो उस धमाके के बाद एक सुपर वुमन में बदल चुकी थी। उसके अंदर इनविजिबल होने की पावर आ चुकी थी। अब वह जब चाहे खुद को पूरी तरह गायब कर सकती थी। हालांकि सुसैन कभी प्लेनेट जीरो पर नहीं गई थी, लेकिन इंस्टीट्यूट में हुए उस धमाके का असर उसकी बॉडी पर भी पड़ा था। इसके बाद हमें जोनी दिखाई देता है, जिसके अंदर भी एक खतरनाक पावर आ चुकी थी। अब वह आग को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर सकता था। उसका शरीर लगभग 4000 डिग्री तक का तापमान सह सकता था। यही ताकत उसे एक सुपर हीरो बनाती थी। फिर हमें बेन दिखाई देता है, जिसकी हालत सबसे ज्यादा बदल चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी अब पत्थरों जैसी बन चुकी थी। वह देखने में किसी विशाल पहाड़ या मॉन्स्टर जैसा लगता था। उसका शरीर बेहद मजबूत हो चुका था और यही उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर थी। इन सभी की पावर्स की जानकारी अब मिलिट्री और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तक भी पहुंच चुकी थी। इसी वजह से उन सबको एरिया 57 में कैद करके रखा जाता है, ताकि वे बाहर जाकर किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके। साथ ही यूएस गवर्नमेंट उनकी बॉडी पर रिसर्च भी करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद रीड को होश आ जाता है। अब उसे भी पता चल चुका था कि उसकी बॉडी में किस तरह के बदलाव आ चुके हैं। वह अपनी नई पावर का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और खुद को उन बंधनों से आजाद कर लेता है जहां उसे कैद करके रखा गया था। इसके बाद वह वेंटिलेशन के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसे बेन दिखाई देता है, जिसे एक अलग कमरे में कैद करके रखा गया था। अपने दोस्त की हालत देखकर रीड पूरी तरह टूट जाता है। वह किसी भी कीमत पर बेन को बचाना चाहता था, इसीलिए वह बेन से वादा करता है कि वह जल्द ही वापस आएगा और उसे वहां से छुड़ा कर ले जाएगा। इतना कहकर रीड एरिया 57 से भाग निकलता है और अपने घर पहुंच जाता है, जहां वह बेन को आजाद कराने का प्लान बनाने लगता है। इसके बाद हमें डॉक्टर एलन दिखाई देते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंकलिन के पास पहुंचकर उन्हें बताते हैं कि रीड कैद से भाग चुका है। ये सुनकर डॉक्टर फ्रैंकलिन भी हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर एलन कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रीड को दोबारा पकड़ना होगा, क्योंकि उसकी शक्तियां अब बेहद खतरनाक बन चुकी हैं और वह आम लोगों के लिए खतरा भी बन सकता है। रीड को वापस लाने के लिए डॉक्टर एलन अब बेन के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर वे उसकी हालत देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि बेन धीरे धीरे पूरी तरह एक मॉन्स्टर में बदलता जा रहा था। तब डॉक्टर एलन बेन से कहते हैं कि अगर वह रीड को ढूंढने में उनकी मदद करेगा तो साइंटिस्ट्स उसे दोबारा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। वे दावा करते हैं कि एक साइंटिफिक क्योर की मदद से बेन को फिर से उसकी पुरानी जिंदगी वापस दी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एरिया 57 की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसियां काफी कोशिशों के बाद भी रीड को ढूंढ नहीं पाती। इसी तरह कुछ साल गुजर जाते हैं। अब हमें डॉक्टर एलन दिखाई देते हैं, जो कई अधिकारियों को ब्रीफिंग दे रहे होते हैं। वह बताते हैं कि अब उनके पास ऐसे 3 सुपर हीरोज मौजूद हैं जो अकेले किसी भी दुश्मन देश को खत्म करने की ताकत रखते हैं। डॉक्टर एलन इसे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बताते हैं। अब बेन, सुसैन और जोनी तीनों मिलिट्री के साथ मिलकर कई मिशन पर जाने लगे थे और हर मिशन को कामयाबी से पूरा भी कर रहे थे। सरकार भी उनके काम से बेहद खुश थी। लेकिन डॉक्टर एलन का असली मकसद कुछ और ही था। वह सभी अधिकारियों को बताते हैं कि उन्हें हर हाल में रीड को ढूंढना होगा, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो दोबारा टेलीपोर्ट मशीन बना सकता है। डॉक्टर एलन दोबारा प्लेनेट जीरो पर जाना चाहते थे, ताकि वहां मौजूद ऊर्जा को पृथ्वी पर लाया जा सके। उनका प्लान था कि उसी एनर्जी की मदद से आम इंसानों को भी सुपर पावर्स दी जाए और उन्हें सुपर सोल्जर्स में बदला जाए, ताकि वे मिलिट्री के साथ मिलकर देश की रक्षा कर सकें। इसी वजह से पूरी गवर्नमेंट रीड को ढूंढने में लगी हुई थी, क्योंकि उसके बिना टेलीपोर्ट मशीन बनाना नामुमकिन था। इसके बाद डॉक्टर फ्रैंकलिन सुसैन के पास आते हैं और उससे रीड के बारे में पूछते हैं, लेकिन सुसैन उन्हें बताती है कि उसे रीड के बारे
बारे में कुछ भी पता नहीं है। डॉक्टर फ्रैंकलिन उसे हर हाल में रीड को ढूंढने के लिए कहते हैं और इसके बाद सुसैन भी उसकी तलाश शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमें रीड दिखाई देता है जो अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना नाम, पहचान और हुलिया सब बदल लिया था और अब वह एक सीक्रेट जगह पर छिप कर रह रहा था। इस दौरान रीड एक खास टेलीपोर्टिंग सूट बनाने में लगा हुआ था ताकि वह दोबारा प्लेनेट जीरो जा सके और बेन को ठीक करने का कोई इलाज ढूंढ सके। कुछ समय बाद सुसैन को भी पता चल जाता है कि रीड कहाँ छिपा हुआ है। वह तुरंत इसकी जानकारी बाकी लोगों को दे देती है। इसके बाद एक मिलिट्री टीम तैयार की जाती है जिसमें बेन को भी शामिल किया जाता है ताकि वह रीड को वापस ला सके। सभी लोग रीड के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बेन किसी भी कीमत पर रीड को अपने साथ वापस ले जाना चाहता था, इसी वजह से वह सीधे उस पर हमला कर देता है। आखिरकार वे लोग रीड को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलन रीड पर दबाव डालते हैं कि उसे दोबारा टेलीपोर्टिंग मशीन बनानी होगी, लेकिन रीड साफ मना कर देता है। तब डॉक्टर एलन उसे बताते हैं कि वे दोबारा प्लेनेट जीरो पर जाना चाहते हैं ताकि वहां मौजूद ऊर्जा को पृथ्वी पर लाया जा सके। उनका कहना था कि इससे पूरी मानवता को फायदा होगा, लेकिन रीड को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ अपने दोस्त बेन को पहले जैसा इंसान बनाना चाहता था। तब डॉक्टर एलन उसे एक लालच देते हैं। वे कहते हैं कि अगर रीड दोबारा टेलीपोर्ट मशीन बना दे और वे प्लेनेट जीरो से एनर्जी लाने में कामयाब हो जाए तो उसी ऊर्जा की मदद से बेन को फिर से ठीक किया जा सकता है। अपने दोस्त की खातिर रीड आखिरकार मान जाता है। हालांकि उसके मन में कहीं न कहीं ये डर भी था कि प्लेनेट जीरो की ऊर्जा इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, लेकिन बेन को बचाने के लिए वह मजबूरी में मशीन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद रीड आखिरकार दोबारा टेलीपोर्टिंग मशीन तैयार कर लेता है। मशीन बनते ही डॉक्टर एलन अपने कुछ सोल्जर्स को उसके जरिए प्लेनेट जीरो भेज देते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन सोल्जर्स को दूर एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जब वह पास आती है तो वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि विक्टर था। विक्टर अभी तक जिंदा था। सबको लगा था कि लावा में गिरने के बाद वह मर चुका होगा, लेकिन वह अब भी जीवित था। इसी वजह से वे सोल्जर्स विक्टर को भी अपने साथ वापस पृथ्वी पर ले आते हैं। विक्टर को जिंदा देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। सबके मन में एक ही सवाल था कि बिना खाने पीने के वह इतने समय तक प्लेनेट जीरो पर कैसे जिंदा रह सका। सभी को अब यकीन हो चुका था कि विक्टर के अंदर भी कोई सुपर पावर आ चुकी है, और सच भी यही था। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह जली हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह जिंदा था। अब विक्टर भी एक सुपर ह्यूमन बन चुका था। इसी वजह से डॉक्टर एलन उसके पास आते हैं और उसकी शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इस दौरान विक्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह पूरी पृथ्वी को खत्म करना चाहता था ताकि वह दुनिया को दोबारा अपने तरीके से शुरू कर सके। उसका मानना था कि इंसानों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। जब वह प्लेनेट जीरो पर फंसा हुआ था तब किसी ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। इसी नफरत और गुस्से की वजह से अब वह पूरी मानवता से बदला लेना चाहता था। और थोड़ी ही देर बाद विक्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लैब में मौजूद डॉक्टर एलन और कई साइंटिस्ट्स को मार डालता है। अब उसका मकसद पूरी दुनिया को खत्म करना था। इसके बाद विक्टर उसी टेलीपोर्ट मशीन की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे डॉक्टर फ्रैंकलिन मिलते हैं जो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन विक्टर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह अपनी शक्तियों से डॉक्टर फ्रैंकलिन को भी मार देता है। इसके बाद वह टेलीपोर्ट मशीन में दाखिल होकर दोबारा प्लेनेट जीरो की तरफ चला जाता है, लेकिन इस बार वह उस टेलीपोर्ट का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करने लगता है। धीरे धीरे वह पोर्टल पृथ्वी की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। पूरा ग्रह तबाही की कगार पर पहुंच जाता है। इसी दौरान रीड, सुसैन, बेन और जोनी भी उस पोर्टल की ताकत की वजह से प्लेनेट जीरो की तरफ खींचे चले जाते हैं। विक्टर उस टेलीपोर्ट पोर्टल की मदद से पूरी पृथ्वी को निगल जाना चाहता था ताकि दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाए और उसके बाद वह अपनी एक नई दुनिया बना सके। दूसरी तरफ रीड और उसके साथी अब प्लेनेट जीरो पहुंच चुके थे। जब वे पृथ्वी को धीरे धीरे तबाह होता हुआ देखते हैं तो पूरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर उन्होंने विक्टर को नहीं रोका तो पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। इसी वजह से वे सभी मिलकर विक्टर का सामना करने का फैसला करते हैं। सबसे पहले वे अलग अलग होकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन विक्टर अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। प्लेनेट जीरो पर रहने की वजह से उसके अंदर कई खतरनाक शक्तियां आ चुकी थीं, जिनका मुकाबला करना रीड और उसके दोस्तों के लिए बेहद मुश्किल था। विक्टर हर बार उन्हें आसानी से हरा देता है। तभी रीड को एहसास होता है कि अगर वे अलग अलग लड़ते रहे तो विक्टर उन्हें इसी तरह हराता रहेगा। इसलिए वह अपने सभी साथियों को एक साथ मिलकर हमला करने के लिए कहता है। अब चारों मिलकर टीम वर्क के साथ विक्टर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी लड़ाई के दौरान बेन को एक सही मौका मिल जाता है और वह विक्टर को पूरी ताकत से एक जबरदस्त पंच मारता है। उस पंच की वजह से विक्टर सीधा पोर्टल की तरफ जा गिरता है और उसी में फंस जाता है। पोर्टल में फंसते ही उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। कुछ ही पलों बाद एक भयानक ब्लास्ट होता है और विक्टर की बॉडी पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसी के साथ विक्टर हमेशा के लिए मारा जाता है। इसके बाद जोनी अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके किसी तरह उस टेलीपोर्ट मशीन को बंद कर देता है। जैसे ही मशीन बंद होती है पृथ्वी का प्लेनेट जीरो की तरफ खींचना भी रुक जाता है। धीरे धीरे सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगता है। इसके बाद रीड और उसके बाकी साथी उसी टेलीपोर्ट मशीन की मदद से वापस पृथ्वी पर लौट आते हैं। अब पूरी दुनिया सुरक्षित थी और खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका था। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट रीड और उसके साथियों को एक खास बेस देती है। वे अपनी शक्तियों को समझ सकें और उन्हें और बेहतर बना सकें। लेकिन रीड और उसके साथी एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि अब वे किसी भी तरह की सरकारी रिसर्च का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई और दुनिया की रक्षा के लिए करेंगे। और इसी के साथ फैंटास्टिक फोर की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।